स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस फैक्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्विज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का पहला प्रश्न, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी आत्मसात्करण, ऑप्शन डी निष्कासन। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहली अंतर्ग्रहण, दूसरी पाचन, तीसरी अवशोषण, चौथी स्वांगीकरण, पांचवी मल परित्याग। भोजन आमाशय में पहुंचने पर पाइलेरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और साथ में भोजन को पचाने में मदद करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशंस में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशंस में नाइट्रोजन के पेंटोक्साइड के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी बाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, बाष्पीकरण। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को बाष्पीकरण कहा जाता है। ठोस से किसी पदार्थ का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, गैलीलियो गैलीली। जड़त्व का नियम गैलीलियो गैलीली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जड़त्व का नियम यह बताता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं आरोपित हो। जड़त्व के कारण वाहन पर सवारी यात्री गाड़ी रुकने पर आगे की ओर झुक जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रह की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, ऑप्शन बी एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार है, ऑप्शन सी एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में किसी अन्य के साथ अंडाकार है, ऑप्शन डी एक ग्रह की कक्षा केंद्र में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलक है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। ग्रह की गति का नियम केपलर ने दिया था। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करती है। कोपरनिकस ने सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत की खोज की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 17 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, 30 जनवरी। कुष्ठ रोधी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरिया लेप्री से कुष्ठ रोग हो जाता है। ये एक बैक्टीरिया है। मुरलीधर देवीदास आमटे, जिन्हें लोग बाबा आमटे के नाम से जानते हैं, ने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोग के उपचार में समर्पित कर दिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? ऑप्शन ए मलेरिया रोधी दवा, ऑप्शन बी रेबीज रोधी दवा, ऑप्शन सी डेंगू रोधी दवा, ऑप्शन डी मधुमेह रोधी दवा। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, ये रेबीज रोधी दवा है। RMAB दवा अपने वर्ग में
दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्दी भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा रेबीज रोधी है। सर्वप्रथम लुई पास्चर ने रेबीज की खोज की थी। BGR39 मधुमेह रोधी दवा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए 2012 को, ऑप्शन बी 2013 को, ऑप्शन सी 2014 को, ऑप्शन डी 2015 को। तो आपका ऑप्शन डी से होगा 2015 को। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ 2015 में किया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथन हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है। ऑप्शन ए अमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर के द्वारा, ऑप्शन सी ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु द्वारा, या ऑप्शन डी वाट मीटर द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु द्वारा हम प्रतिरोध को माप सकते हैं। तो ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा का पता लगाते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होता है। ऑप्शन ए वनस्पति के तने, ऑप्शन बी वनस्पति की जड़ें, ऑप्शन सी वनस्पति की पत्तियां, ऑप्शन डी ऑप्शन के वनस्पति के फल। तो ऑप्शन सी सही होगा, वनस्पति की पत्तियां। वायु प्रदूषण से वनस्पति की पत्तियों का रंग बदल जाता है और ये पीले रंग जैसे दिखने लगती है। आर्सेनिक द्वारा भूमिगत जल का प्रदूषण होता है और लाइकेन वायु में SO2 द्वारा प्रदूषण का सूचक है। वायु में SO2 से होने पर हरी और सफ़ेद लाइकेन काली तथा भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती हैं। इससे पता लगा सकते हैं कि वायु प्रदूषण में SO2 की मात्रा अधिक होने पर लाइकेन से हम पता लगा सकते हैं कि वायु प्रदूषित हो रही है या नहीं हो रही। जल में भारी विद्युत के प्रदूषण से होने वाली रोगों में कैडमियम द्वारा एटाइटाई रोग होता है और मरकरी द्वारा मिनीमाता रोग हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है क्या कहा जाता है? संयोजन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दोहरा विस्थापन। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, दोहरा विस्थापन। दो विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं। दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं आदान प्रदान करने के बाद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। सोडियम कार्बोनेट का धावन सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग खाद्य पदार्थ में इसको स्पंजी बनाने में भी किया जाता है तथा आग को बुझाने में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी इसका प्रयोग करते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्व की क्षमता को कहा जाता है अपरूपता, बी अनुनाद, ऑप्शन सी नम्यता, ऑप्शन डी चालकता। तो ऑप्शन आपका ए कहलाएगा, अपरूपता। तो पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हैं एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न हैं अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग
हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यंजन के एक अणु में होता है ऑप्शन ए 9 एकल बंद और 3 दोहरा बंद, ऑप्शन बी 12 एकल बंद और 3 दोहरा बंद, ऑप्शन सी 9 एकल बंद और 6 दोहरा बंद, ऑप्शन डी 12 एकल बंद और 6 दोहरा बंद। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 12 एकल बंद और 3 दोहरा बंद। ये व्यंजन के स्ट्रक्चर में पाया जाता है कि उसमें 12 एकल बंद होते हैं और 3 दोहरा बंद होते हैं। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी बायोडीजल गैस डीजल। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, बायोडीजल आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। बायोडीजल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है क्योंकि ये मानव निर्मित है। जेट्रोपा सोयाबीन मूंगफली से प्राप्त बसी पदार्थों के ट्रांसस्टरीफिकेशन द्वारा बायोडीजल जल प्राप्त किया जाता है, यानी बायोडीजल को बनाया जाता है। ये हरित ईंधन है। जंतु चारकोल वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलाने से प्राप्त होता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिश्रण होता है और जल गैस CO+H2 का मिश्रण होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़के ने चंपा वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे रोपित कर दिया। जल्दी शाखा ने जड़ें पकड़ी और वृद्धि शुरू की। यह किस का एक उदाहरण है? सूक्ष्म प्रजनन, ऑप्शन बी यौन प्रजनन, ऑप्शन सी अलैंगिक प्रक्रिया संबंधी प्रजनन, ऑप्शन डी कृत्रिम प्रजनन। तो आपका ऑप्शन सी होगा, अलैंगिक प्रक्रिया संबंधी प्रजनन। शाखा को तोड़कर उसे रोपित करने पर पौधे को उगाना अलैंगिक प्रक्रिया है। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को वनस्पति प्रजनन भी कहते हैं। यह जड़, तने और पत्तियों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। अनावृत बीजी और आवर्त बीजी पादपों में मुख्यतः लैंगिक जनन होता है। अमीबा में बाइनरी विखंडन द्वारा तथा और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसान फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए वे भोज्य पदार्थ और तेजी से होते हैं, ऑप्शन बी वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है, ऑप्शन सी उनकी छोटी जड़ें बहुत कम पानी अवशोषित करती हैं, ऑप्शन डी वे उगाने के लिए आसान होती हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्रों के बारे में सच क्या नहीं है? ऑप्शन ए जीन उन पर स्थित है, ऑप्शन बी कोश का विभाजन के पहले प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिडों से बना है, ऑप्शन सी वे यूकेरियोट्स में नाभिक के अंदर स्थित है, ऑप्शन डी एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है। ये गुणसूत्रों के बारे में सच नहीं है। गुणसूत्र में डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए में जीन पाए जाते हैं और जीन केड़ोन है, ये एटीजीसी का बना होता है। भिन्न जीवों के यहाँ पे गुणसूत्र बताते हैं। मच्छर के अंदर 6 गुणसूत्र होते हैं, चूहे के अंदर 42 होते हैं, गोल्ड फिश के अंदर 100 होते हैं, मटर के अंदर 10 और मेंढक के अंदर 26 होते हैं। मनुष्य के अंदर 23 जोड़े होते हैं यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई जिसका मान इसकी फोकस दूरी के मान से कम है। इनमें से कौन सा बनी हुई छवि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए वास्तविक उल्टी और आवर्धन 1 से ज़्यादा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टी और आवर्धन 1 से कम,
ऑप्शन सी आवासीय सीधी और आवर्धन 1 से अधिक, ऑप्शन डी आवासीय सीधी और आवर्धन 1 से कम। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, आवासीय सीधी और आवर्धन 1 से कम। उत्तर दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है और आवर्धन 1 से हमेशा कम होता है। उत्तर दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति निम्न प्रकार है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो फोकस पे आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा आवर्धन होता है। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो तो P तथा F के बीच उसका प्रतिबिंब बनता है, सीधा, आभासी और आकार में छोटा तथा आवर्धन उसका 1 से कम होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं वास्तविक दोनों होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण एवं फोकस के बीच होती है तो वस्तु दर्पण के पीछे सीधा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं, ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन डी ट्रांसपायरेशन। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, प्रेसिपिटेशन। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने से घटता है और तापमान के घटने पर बढ़ता है। गर्म वस्तु के कारण पृष्ठ तनाव कम होता है जिससे खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट लगता है। चाय, गर्म सूप, गर्म खाना इन्हीं कारणों से स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।